नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में विवेक जी। और साथ ही मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेतन जैन, डेरिवेटिव एनालिस्ट हैं आनंद राठी के साथ। आपका भी स्वागत है चेतन कार्यक्रम में। नमस्कार। और आइए व्यूअर्स को बता देते हैं किस तरह से वो शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप प्रश्न हम तक भेजने के लिए मेल कर सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर, और एसएमएस के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो हमें डिटेल्स 57575 पर आप एसएमएस कर सकते हैं। पहले EQ लिखेगा एसएमएस भेजने से पहले, डिटेल्स इस नंबर पर आप एसएमएस कर दें। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो श्री सीमेंट्स पर है और कानपुर से प्रश्न है। मनोज जी लाइन पर हैं। आपका स्वागत है। बताइए मनोज साहब, आपने श्री सीमेंट्स का मेंशन किया है, क्या एग्जैक्टली आप जानना चाह रहे हैं? आपके पास 50 शेयर हैं, तो किस आपने स्ट्रैटेजी के साथ इसमें इन्वेस्ट किया? वहाँ से जो आपकी हमने देखा इन्वेस्टमेंट के लेवल है वहाँ से नीचे है ये फिलहाल। क्या एग्जैक्टली आपने सोचकर इसमें इन्वेस्ट किया था? जी, मैंने ये 2710 के भाव पे खरीदे थे 50 शेयर जी, और अभी 2500 के आसपास चल रहा है अपने 2542 पर लास्ट क्लोजिंग है जी। तो अब मैं क्या करूं इस शेयर में? ये आप ने जिस तरह से इसमें इन्वेस्ट किया, आइए हम आपको इस पर राय दिलवाते हैं कैसे आपको इसके तहत आगे बढ़ना चाहिए। दोनों नज़रिए आपके समक्ष होंगे। अगर हम देखें जिस तरह से विवेक साहब स्पेसिफिकली जहाँ तक जो नंबर्स आए उसमें जो हम स्क्रीन पर रन कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट है। स्पेसिफिकली जिस तरह से जो सीमेंट की डिमांड है वो पिकअप हुई है। खबरों में हमने देखा एक राजस्थान का जो प्लांट है 300 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट, वो पूरी तरह से कमीशन भी हो चुका है। लेकिन समाव अगर हम आगे चलते हुए देखें, मॉनसून जिस तरह से अब उनकी शुरुआत होने वाली है, 1 जून से वो केरल की तरफ हिट करेंगे, 29 जून तक राउंड अबाउट दिल्ली एक्सपेक्टेड है हिट करेंगे। ये मानसून में हमने देखा है जनरली जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाती हैं। ऐसे में आप सीमेंट का जो ऑफटेक है उस पर भी इसका इम्पैक्ट होगा। आप कैसे देखना चाहेंगे ये ओवरऑल इस समय इसके आगे की मूवमेंट को? देखिए, विवेक जी बताना चाहूँगा कि इस सेक्टर के अंदर हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर कंटिन्यूस रैली देखी है मार्केट में। जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था तब भी सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और ये अपने 52 वीक हाईज टच कर रहा था। जितने भी स्टॉक्स हैं इस सेक्टर के, आप ACC देख लीजिए, आप गुजरात अंबुजा देख लीजिए, श्री सीमेंट देख लीजिए, इन्होंने अपने 52 वीक्स हाईज जो बनाए हैं वो पिछले 3 से 6 महीने के अंदर ही बनाए हैं। अब अगर जो हम आगे का सिनेरियो देखकर चलें तो ये जो सेकंड क्वार्टर होता है, जून जुलाई अगस्त का जो क्वार्टर होता है, ये अक्सर सीमेंट कंपनीज के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इस समय पे कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाता है और इनकी डिमांड काफ़ी कम होती है। तो इस समय पर इन स्टॉक्स को होल्ड करना एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी। मैं यही सलाह दूंगा कि अभी इस सेक्टर से निकल जाइए। 3 महीने बाद जब ये स्टॉक्स आपको यहाँ से 10 से 15% नीचे मिलेंगे तो वहाँ पर दोबारा आप बाइंग कर सकते हैं। तो इस समय सलाह यही होगी कि श्री सीमेंट से निकल जाएं और किसी और सेक्टर में निवेश करें। राइट। इनफैक्ट इनको सवाल एसएमएस के जरिए है, मैकनेली भारत पर है। आई स्क्रीन पर सवाल लेते हैं, फिर इसको हम चेक करेंगे। मैकनेली भारत में जो इंडिविजुअल ने क्वेरी भेजी है ये हैदराबाद से है और नितिन जी का प्रश्न है। इन्होंने मेंशन किया डेढ़ शॉर्ट शेयर हैं और 85 के स्तर पर इन्होंने लिए हैं, कुछ मुनाफा इनको मिल रहा है। ये इसमें जानना चाह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी के साथ इनको आगे बढ़ना चाहिए। अब अगर हम विवेक साहब आपसे राय जानना चाहें, स्पेसिफिकली नंबर्स तो हम स्क्रीन पर रन कर रहे हैं, लेकिन समहाउ जिस तरह से अब हम देख रहे हैं जो इनका इंटरेस्ट दूसरे फोरेज में भी हम देख रहे हैं, स्पेसिफिकली जहाँ तक मेट्रो रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसमें भी देखा जा रहा है। 3 स्टेशंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑर्डर भी मिले हैं। BHEL से भी पीछे ऑर्डर्स मिले थे। ऑर्डर बुक कुल मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कहा जा सकता है इसको। आप किस रूप में इसको देखना चाहेंगे और इनको गेंस तो मिल रहे हैं, आगे किस तरह से इसके साथ बढ़ा जाए? देखिए, ये स्टॉक जब मैं स्टडी कर रहा था तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर मैंने इसके अंदर देखे। इस स्टॉक का परफॉर्मेंस अगर जो हम देखें तो पिछले 3-4 साल से काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है। ओवरऑल अगर जो हम देखें, कैपिटल गुड्स सेक्टर ने परफॉर्म बहुत अच्छा नहीं किया है। एक तो हाई इंटरेस्ट रेट के चलते ये इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी है तो इसमें काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं पिछले कुछ समय में। लेकिन इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। पिछले 3 महीने के अंदर इनको 300 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर मिल चुके हैं। लेकिन चैलेंज जो है सबसे बड़ा वो यही है कि ये अपने मार्जिन्स मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लोन भी अगर जो इनका देखा जाए तो ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको मैनेज किया जा सकता है। ओवरऑल कंपनी ने EPS भी काफ़ी अच्छा डिक्लेयर किया है
17 का ईपीएस लास्ट ईयर इस कंपनी ने डिक्लेयर किया था। अगर जो इसको हम 7-8 का भी वेटेज देते हैं तो ये अपने प्राइस से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है इस पॉइंट पर। इंडस्ट्री पीई इस इंडस्ट्री का 10 के ऊपर का है, जबकि स्टॉक का पीई चल रहा है 5.5 के आसपास। तो मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा सा मार्केट का सपोर्ट मिलेगा तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। यहाँ से इसको होल्ड रखिएगा और 120 तक के टारगेट हमें लगता है कि आने वाले कुछ समय में इसमें देखने को मिल सकते हैं। राइट चेतन साहब, आप इस राय से सहमत हैं? आप किस तरह से देखना चाहेंगे? ये एक लास्ट क्लोजिंग में ऑलमोस्ट 3% के इजाफे के साथ ही बंद हुआ है 91 के स्तर पर, और अभी हमने देखा 98, 99 तक एक समय गया भी था कुछ दिन पहले। आप किस तरह से इसको देखेंगे? बिल्कुल, मैं विवेक जी की राय से सहमत हूँ। टेक्निकली अगर इस काउंटर को हम एनालाइज करें तो अप्रैल 2010 में 385 के लेवल से इस काउंटर ने कंटिन्यूसली हर मंथ में सेलिंग प्रेशर हमें इस काउंटर में देखने को मिला है, और अभी 80 के आसपास इस काउंटर में अच्छा खासा एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहा है, जो कि एक सपोर्ट जोन बनता हुआ नज़र आ रहा है। काउंटर 80 के लेवल्स को ब्रीच नहीं कर पा रहा है। अगर इस काउंटर में 80 के स्टॉप लॉस के साथ हम अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनाए रख सकते हैं, और आने वाले टाइम में अगर ये काउंटर 100 के लेवल्स को ब्रीच करता है तो 120 तक के लेवल्स हमें इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। तो 80 के स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर इस काउंटर में लॉन्ग रहने की सलाह दी जा सकती है। राइट, तो इस तरह से आप इसके साथ बढ़ सकते हैं। आइए अब हम अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न उदयपुर से है, और प्रश्न पूछने के लिए नेक्स्ट व्यूअर कमल जी इस समय लाइन पर हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर इनका सवाल है। बताइए प्लीज, आप प्रश्न बताएं। हाँ, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम कमल है एंड आई एम फ्रॉम उदयपुर। मेरा क्वेश्चन ये है कि आई हैव बॉट 60 शेयर्स ऑफ एसबीआई एंड दैट इज फॉर 1900। तो मैं आपसे जानना चाहता था कि शुड आई रिटेन इट और सेल इट। इनफैक्ट आपको अच्छे रिटर्न इसमें मिल भी रहे हैं, और 2012 की अगर हम विवेक बात करें, इसमें अच्छे हमने देखा है रिटर्न्स अभी तक मिले हैं, और समहाउ ये जो अभी नंबर्स जिस तरह से जो आए थे वो काफ़ी स्ट्रांग नंबर्स थे। जहां हमने देखा है 2011 में जो वर्स्ट परफॉर्मेंस थे बैंकिंग क्षेत्र में, उसमें शुमार रहा था। कई सारे कंसर्न्स थे, लेकिन 2012 में हमने देखा है कई सारे ऐसे कंज्यूमर फ्रेंडली स्टेप्स लिए गए हैं, और एसेट क्वालिटी में भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखी जा रही है। आप स्पेसिफिकली जिस तरह से इसकी जो चाल पूरी है, इसमें अगर ये इसमें बने रहें तो वो क्या इनके लिए बेटर रहेगा अच्छे रिटर्न्स के लिए? एसबीआई का अगर जो हम पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं तो इसमें जो करेक्शन शुरू हुआ था वो तब से शुरू हुआ था जब से इनकी एसेट्स क्वालिटी पर कंसर्न आए थे। एसबीआई ने लास्ट क्वार्टर में काफ़ी बड़ी प्रोविजनिंग की थी, जिससे उनके प्रॉफिट्स पर काफ़ी असर हमें देखने को मिला था। अभी करंटली जो इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं उसमें इनके एनपीएस काफ़ी कम हुए हैं। अगर जो एनपीएस हम ग्रोस एनपीएस देखें जो कि पहले 4.44 थे, अब कम होकर 3.28 रह गए हैं। तो असेट क्वालिटी बैंक की काफ़ी अच्छी है। ईपीएस की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा ईपीएस डिक्लेयर किया है, जो कि 60 का ईपीएस डिक्लेयर किया है, जो 182% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो हमें लगता है कि एसबीआई का आगे भी मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। ओवरऑल इंडस्ट्री स्ट्रक्चर भी हम देखें तो हम हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में भी ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ से इंटरेस्ट रेट कम होने हैं। वो कब से कम होंगे ये डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। इन्फ्लेशन कब तक कंट्रोल में आती है और वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे सुधरती है, तो उन चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि इंटरेस्ट रेट कब से नीचे आना शुरू होते हैं। इन्होंने जो प्राइस लिया है 1900 का, मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा प्राइस है, क्योंकि 1800 के आसपास एसबीआई में बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। फंडामेंटली भी यहाँ से काफ़ी अच्छी बाइंग शुरू हो जाती है स्टॉक के अंदर, तो इस स्टॉक को होल्ड रखिएगा। आने वाले एक साल के अंदर आपको 2400 से 2500 तक के टारगेट इसमें मिल सकते हैं। वेलकम बैक। आज बातचीत इक्विटीज पर हो रही है। शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वेल इंडिया से विवेक नेगी, और आनंद राठी से शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं चेतन जैन। और आइए अब अगला प्रश्न सीधे शामिल करते हैं, जो कि मेल के जरिए है, नोएडा से है। विवेक जी का प्रश्न है, ये जानना चाह रहे हैं टाटा मोटर्स पर। आइए स्क्रीन पर ये सवाल लेते हैं। इन्होंने मेंशन किया है 250 के स्तर पर हैं और 200 शेयर हैं। जानना चाह रहे हैं किस तरह से इसके साथ आगे बढ़े। विवेक जी, आप कैसे देखते हैं इस फ्रंट पर? अगर हम देखें जो डोमेस्टिक फ्रंट पर, हम स्पेसिफिकली जैसे पेट्रोल के प्राइस में जो बेतहाशा जो बढ़ोतरी की गई है, पेट्रोल कार्स की तरफ अब अट्रैक्ट करने के लिए कंपनीज काफ़ी मेजरली इस पर डिस्काउंट दे रही हैं। दूसरी तरफ डीजल कार्स जो हैं वो पहले ही काफ़ी डिमांड में रही हैं, वो और पिकअप होने की उम्मीद है। तो ये एक सिचुएशन जिस तरह से है उसको आप कैसे देखेंगे? मोरओवर इंटरनेशनल फ्रंट पर भी जो कंपनी के जो ग्लोबल सेल्स आए हैं वो अप्रैल के महीने में काफ़ी फ्लैटिश रहे हैं, वहाँ पर भी कंसर्न्स हैं। ये आप किस तरह से आगे की राह देख रहे हैं इस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में?
अगर टाटा मोटर्स को मैं देखता हूँ तो पहले तो पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लीजिए। इसको हम देखते हैं तो काफ़ी समय से सेक्टर प्रेशर में दिख रहा है। इसमें कभी इंटरेस्ट रेट की मार पड़ती है, कभी पेट्रोल डीजल प्राइसेस बढ़ने की मार पड़ती है, तो कभी सेल्स नंबर गिर जाते हैं। तो ये सेक्टर काफ़ी समय से प्रेशर में ही दिख रहा है, और प्रेशर में रहने का रीज़न भी है, रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़े हैं तो मार्जिन पर प्रेशर चल रहा है, और कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ चुका है इंडियन मार्केट में इसको लेकर। तो मुझे ये लगता है कि फंडामेंटल्स अभी इन कंपनीज़ के बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर ओवरऑल मेच्योरिटी फेज़ में चल रहा है। अभी करंटली हम टाटा मोटर्स को वैल्यूएशंस वाइज भी देखें तो ये 68 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत हाई पीई है। इंडस्ट्री पीई बिलो 40 है। तो यहाँ से हमें लगता है कि इसमें या तो कंसोलिडेशन का फेज़ रहना चाहिए या फिर करेक्शन हो सकता है। अभी टाटा मोटर्स से एग्जिट करने की सलाह रहेगी हमारी, और आप ऑटोमोबाइल सेक्टर छोड़कर किसी और सेक्टर में प्रवेश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप प्लीज़ बताइए, आपने इस शेयर में खरीदारी करने के बारे में जानना चाह रहे हैं, आखिर क्यों इसको आपने जीरो इन किया है, इसके साथ क्यों आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं गोदरेज कंज्यूमर के साथ? महक जी, टेलीविजन सेट की वॉल्यूम म्यूट कर दें, डायरेक्टली फोन लाइन पर बातचीत करें और बताइए गोदरेज कंज्यूमर ही क्यों? आइए हम मेहमानों का रुख करते हैं। आप बाकी जो उनकी राय होगी वो टेलीविजन सेट पर आप उसको चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और डिटेल स्क्रीन पर भी होंगी। विवेक जी, आप इनको कैसे समझाते हैं? अभी मार्केट में भी कई सारे कंसर्न्स हैं, लेकिन ये जिस तरह से अभी इसमें एक इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ना चाह रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? कंपनी के कई सारे प्लान्स हैं और ग्रोथ को लेकर जिस तरह से वो जो टारगेट्स, जो एम्स लेकर चल रहे हैं, 10 साल में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ग्रोथ की बात है। एक्विजिशन के जरिए भी बात हो रही है, एक्सपेंशन भी करेंगे, जिसमें कह रहे हैं जो स्ट्रैटेजी है ऑर्गेनिक ग्रोथ 15 से 20% उस फॉर्मेट में, बाकी ऑलमोस्ट 80% जो इनऑर्गेनिक फॉर्मेट में ग्रोथ रहेगी। ग्लोबली भी हमने देखा इन्होंने काफ़ी एक्सपैंड किया है, और कई सारे कंट्रीज़ में, स्पेसिफिकली जहाँ तक अफ्रीकन मार्केट की बात है, वहाँ पर कंपनी के कई बड़े प्लान्स हैं। आप कैसे इनको बताएंगे इस समय जो प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो है, और इस टाइमिंग्स को आप किस तरह से देखते हैं इन्वेस्टमेंट की? देखिए, ये कंपनी जो है ये एफएमसीजी सेगमेंट में डील करती है। सबसे पहली बात तो है, जब भी मार्केट में अनिश्चितता का माहौल होता है तो वहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर को एक डिफेंसिव सेक्टर हम मानते हैं। ओवरऑल सेक्टर में अगर जो हम कंपैरिजन करें तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन के उभर कर आया है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है जो कि हिडन प्लेयर है इस मार्केट का। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अगर जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी हम देखते हैं तो उसमें इन्होंने प्रॉफिट में 44% और रेवेन्यू में 22% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है ओवरऑल मार्केट सिनेरियो को देखते हुए। कंपनी की तरफ से काफ़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स देखने को मिले हैं। इन्होंने अपने जैसे कि आपने बताया नेक्स्ट 10 ईयर्स में 10 टाइम्स ग्रोथ का टारगेट रखा है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी फिजिबल है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए। अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि इन्होंने किस प्राइस पर ये शेयर खरीदे हैं। नहीं, यहाँ चाह रहे हैं विवेक जी, इसमें इस स्तर पर ये इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं 550 के आसपास। मैं ये कहूँगा कि ये लेवल अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आप वन लॉट में मत खरीदिएगा इसको आप पार्शियल खरीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे करंट लेवल पर 25% बाइंग आप कर सकते हैं, और हर 5% करेक्शन पर उसमें ऐड कर सकते हैं। अभी करंटली ये कंपनी 31 के पी पर ट्रेड कर रही है, जो कि एफएमसीजी सेगमेंट के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा पी नहीं माना जाता है, क्योंकि कैश फ्लो इसमें काफ़ी कंटिन्यूड रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जो आप 500 से 550 के बीच में इसको एक्यूमुलेट करते हैं तो ईयर ऑन ईयर 20 से 25% की ग्रोथ आप अपने इन्वेस्टमेंट में देख सकते हैं। राइट। वेलकम बैक। ये लास्ट सेगमेंट है, और आइए आज के कार्यक्रम के आखिरी प्रश्न को अब हम शामिल करते हैं। ये इन्फिनाइट कंप्यूटर सॉल्यूशंस पर है, और प्रश्न ये आया है कोलकाता से। पूरब जी का एक प्रश्न है मेल के जरिए। ये स्क्रीन पर 95 का इन्होंने 95 का स्तर बताया है, और 1000 शेयर हैं। यहाँ से इनको अभी मुनाफा ही हो रहा है। 103-104 के आसपास की लास्ट क्लोजिंग है, और आइए हम इस क्वेरी पर राय दिलवाते हैं। विवेक जी, आप कैसे देखते हैं स्पेसिफिकली इनको जिस तरह से गेन्स हो रहे हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ जो इनके प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली चल रहे हैं उसमें पेमेंट्स में कई जगह हमने देखा है काफ़ी डिले रहा है, लेकिन FY13 से लेकर कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले दिन अच्छे रहेंगे। आप समाओ कैसे देखेंगे? मोर ओवर जिस तरह से रुपी में हमने देखा है जो स्टीप फॉल हुआ है, कुछ उसमें हमने देखा रिकवरी ज़रूर हुई है, लेकिन वो स्टीप फॉल के चलते इस क्षेत्र की कंपनीज के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव भी है। आप कैसे इनको समझाएंगे?
जी देखिए, इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है काफ़ी इंटरेस्टिंग बिज़नेस मॉडल है। इंडिया में इस तरह के बिज़नेस मॉडल की कंपनीज काफ़ी कम है। बेसिकली ये दो चीज़ों में है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, सेकेंडली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह के बिज़नेस में है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बिज़नेस लगता है और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि आपने बताया कि गवर्नमेंट भी इनका एक क्लाइंट है। ओवरऑल इस कंपनी की अगर जब मैं फाइनेंशियल्स स्टडी करता हूं तो मुझे लगता है कि कंपनी ने फाइनेंशियल्स में, रेवेन्यू टर्म्स में और प्रॉफिट टर्म्स में ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखाई है। लेकिन साइज़ वाइज अगर जो देखें तो ये साइज़ वाइज अभी काफ़ी छोटी कंपनी है इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से। तो इसमें कोई भी एक्सपोजर लें, एक तो एक्सपोजर छोटा लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि करंटली कंपनी 5.8 के पीई पर ट्रेड कर रही है। इस पीई पर इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट नहीं होते हैं कंपनी की तरफ। तो अगर जो बड़े इन्वेस्टर्स जब तक अट्रैक्ट नहीं होंगे तब तक हम एक बड़ा मूव नहीं देख सकते हैं स्टॉक के अंदर। तो मुझे लगता है कि अगर जो इस स्टॉक को 2 से 3 साल के लिए होल्ड किया जाए तो शायद एक मल्टी बैगर बन सकता है, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ से इसको होल्ड कीजिए 2 से 3 साल के लिए तो 200 तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। राइट, दोनों का ही शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। चलते चलते दोनों की तरफ से डिस्क्लोजर्स। चेतन जैन साहब, जिन काउंटर्स पर बातचीत की है, डिस्क्लोजर्स प्लीज। देखिए, जो काउंटर्स हमने यहाँ डिस्कस किए ये हमने हमारे क्लाइंट्स को एडवाइस किए हैं, इसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। विवेक साहब, डिस्क्लोजर्स। यहाँ पर डिस्क्लोजर से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि फंडामेंटली जब भी आप कोई काउंटर चूज़ करें तो 4 फैक्टर्स मैं आपको दे रहा हूँ। ये 4 फैक्टर्स डेफिनेटली आप एनालाइज करें। सबसे पहली चीज़ है ग्रोथ इन सेल्स, दूसरा ग्रोथ इन प्रॉफिट, तीसरा कंपनी का डिविडेंड पेमेंट, अगर जो वो रेगुलरली डिविडेंड पे कर रही है तो डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है, और चौथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज। अगर जो 4 चीज़ें आपको कंपनी में मिलती हैं तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक डिस्क्लोजर की बात रही, SBI हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेड है, बाकी कोई भी स्टॉक ना हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेड है, ना मेरी कोई पर्सनल पोजीशन। जी, आप दोनों का ही शुक्रिया, धन्यवाद, और दर्शकों का भी शुक्रिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।